भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य तां शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि पाणातिपाता वीरमणि शिक्षापदं समादयामि आदिन्ना दाना वीरमणि शिक्षापदं समादयामि कामेषु मिथ्याचारा वीरमणि शिक्षापदं समादयामि मूषावादा वीरमणि शिक्षापदं समादयामि वीर्यमयोपमादुखाना वीरमणि शिक्षापदं समादयामि साधु 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 बोलिए बुद्धं नमामि नमामि संघं नमामि भीमं नमामि। साधुवाद। रत्न की रक्षा के लिए भारतीय संविधान में 5 प्रकार का आरक्षण लिखा है। रत्न को आप लोग हम लोग क्या बोलते हैं, मैं सरकार को बताना चाहता हूँ कि रत्न को बोला जाता है बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। इसका मतलब होता है बुद्धि, प्रकृति और समाज की रक्षा करो। हम बुद्धि की रक्षा नहीं करेंगे, हमारा बुद्धि खराब होगा, हम पागल हो जाएंगे, सेंसलेस हो जाएंगे, हम गलत हो जाएंगे। धम्मं शरणं गच्छामि, प्रकृति को नहीं बचाएंगे, पर्यावरण को नहीं बचाएंगे, हमको कौन जिंदा रखेगा? हम कहाँ जिंदा है? पर्यावरण की ताकत से जल है तो कल है। तो पर्यावरण को बचाओ, प्रकृति के साथ चलो, प्रकृति के नियमों का पालन करो। और संघं शरणं गच्छामि का मतलब होता है समाज की सेवा करो, समाज के साथ चलो। ये तीनों को बचाने के लिए बाबा साहब ने भारतीय संविधान की रचना की है। बुद्धि, प्रकृति और समाज को बचाना होगा। मेरे देश के संतरी मंत्रियों, इसको समझिए कैसे बचेगा, समझिए। रत्न, बुद्धि, प्रकृति और समाज की रक्षा कैसे होता है? तो पंचशील से होता है। मैं सरकार से कुछ नहीं मांगता हूँ, भीम के 1 उंगली को वापिस कर दो, हमारे 5 उंगली को वापिस करो, और मेरे को कुछ नहीं चाहिए। मेरा 5 उंगली है ना। ये आरक्षण कहाँ से पैदा हुआ है प्यारे बच्चों? ये 5 उंगली में आरक्षित होने की क्षमता है। ये 5 उंगली आरक्षित नहीं होगा तो हमारे मुट्ठी में ताकत आएगा क्या? तो ये 5 लोगों को एक साथ करना होगा। देश में जितने लोग हैं, 3% वाले को 3 कुर्सी दे दो, हमको टेंशन नहीं है। 52 वाले को 52 कुर्सी दो, हमको टेंशन नहीं है। आदिवासियों को भी अपना जगह दे दो, अल्पसंख्यकों को अपना जगह दे दो। ये 5 उंगली की तरह है, हम सगे भाई। इसको तुम काट के अलग अलग करना चाहते हो, इसीलिए नहीं, हमें कटने की जरूरत नहीं है, सटने की जरूरत है। काटेंगे कि साटेंगे? साटेंगे, काटेंगे नहीं। यानी सबको संगठित करेंगे। 5 उंगली को जिस दिन हम संगठित कर देंगे उस दिन मुट्ठी भर का ताकत होगा। यही 5 प्रकार का आरक्षण है जो पाली में आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। सरकार खत्म कर दे चुकी है, लेकिन आज 5 आरक्षण को देश में लागू करने की जरूरत है। पहला आरक्षण क्या है, ध्यान से सुनिए। पहला आरक्षण जो है
पानाति पाता बेरमणि शिक्षा पदं समादियामि। इसका मतलब होता है जियो और जीने दो, उपेक्षित समाज को गले लगाओ, अनाथ बच्चों को गोद उठाओ, उचित शिक्षा की व्यवस्था करो। ये वोट का कीमत है। वोट का कीमत क्या है? राष्ट्रपति का बेटा हो या आप इन गरीब का बच्चा हो, दोनों का शिक्षा, स्कूल ड्रेस और चिकित्सा एक समान होना चाहिए। इसको बोलते हैं जियो और जीने दो। अब पूजा करने से कुछ नहीं होगा, पाना दीपाता से पूजा करते हैं नहीं। ये बोलता है, क्या बोलता है? पानाति पाता बेरमणि शिक्षा पदं समादियामि। जियो और जीने दो, देश में समता मूलक समाज की स्थापना करो। इस कानून को, इस आरक्षण को देश में सख्ती से लागू करो। ये पहला आरक्षण है, जिसका विश्लेषण बहुत मैं अच्छी तरह बता चुका हूं। दूसरा आरक्षण क्या है? ध्यान से सुनो। दूसरा आरक्षण है अदिन्ना दाना बेरमणि शिक्षा पदं समादियामि। राष्ट्र की संपत्ति को मत लूटो और चोरी मत करो। अभी तक हमारी सरकार जो है ना, चोरी करके आई है और राष्ट्र की संपत्ति को लूट लिया है। कैसे लूट लिया है? मैं सरकार को चुनौती करता हूं। जब अंग्रेज लोग थे, 10 ग्राम चांदी होता था, सही है कि गलत है? अंग्रेज लोग थे, तो चांदी का सिक्का चलता था, उसमें 1 रुपया लिखा होता था। हमारे 1 रुपये का कितना कीमत होता था? 10 ग्राम चांदी। लेकिन उस रुपया को खत्म कर दिया गया, लूट लिया गया। हमारे सोने के मोहरे को, चांदी के सिक्कों को लूट कर और क्या किया गया? कागज का नकली नोट रख दिया गया। आज नोट फट जाता है तो लोग कहते हैं कि अरे फटा नोट कौन देगा? लेकिन 1 रुपये का अगर हमको चांदी का होता तो हर जगह चलता कि नहीं? तो पहले ये जानिए कि हमारे रुपये को नोट के कागज के रूप में लूट लिया गया है और देश को गरीब बना दिया गया है। और क्या है? हमारा जो राष्ट्रीयकरण था, संविधान में क्या है? राष्ट्रीयकरण है, राष्ट्रीय व्यवस्था है। उस राष्ट्रीयकरण को प्राइवेटकरण कर दिया गया है। मानते हैं ना? हर चीज प्राइवेटकरण हो गया है ना। इसका मतलब हमारे राष्ट्र की संपत्ति को, हमारे अधिकार को चोरी किया गया है, लूट लिया गया है। और तीसरा क्या है? बाबा साहब ने हमको वोट देने का अधिकार दिया था ना, वो भी हमारे वोट का अधिकार को भी लूट लिया, चोरी कर लिया। कैसे लिया? तो चोरी करने वाला कौन सा मशीन बनाया? ईवीएम मशीन। याद रखना, बड़ी खतरनाक मशीन है, इस पे कोई नहीं बोलता है। मैं चुनौती करता हूं अपने सरकार को, अपने लोगों को जो मेरी आवाज को सुन रहे हैं, जब तक हमारे देश में ईवीएम मशीन रहेगा तब तक मोदी सरकार चलेगा। चोरों की सरकार है, लुटेरों की सरकार है। ईवीएम मशीन दिखा रहा है कि हमारा नेता जीत रहा है। लास्ट में दिखाता है तुम्हारा नेता तो जीत ही रहा था, लेकिन 20 वोट से भाजपा का नेता जीत गया। ये मशीन बड़ा गड़बड़ है। लड़का लड़की होता है या ईवीएम मशीन? शादी के समय लड़का लड़की होना बहुत जरूरी है ना। मल्यार्पण दोनों अपने ढंग से करेगा ना, वही शादी की तरह हमारा जो है ना इलेक्शन है, वोट है। हम अपने प्रियो को मल्यार्पण करते हैं, मुहर मारते हैं, उसके लिए वायलेट पेपर होता है। वायलेट पेपर में सारे हमारा प्रिय लीडर है ना, किसको हम पसंद करेंगे, किसके गले में माला डालेंगे, किसको वोट डालेंगे, वो हमारे सामने मिलना चाहिए। यानी ईवीएम मशीन हट जाना चाहिए। जब तक ईवीएम मशीन रहेगा तब तक हमारी पूरी व्यवस्था प्राइवेटकरण रहेगा, हमारी सरकार नहीं बनेगी और मोदी की ही सरकार चलेगी, योगी की सरकार चलेगी, पूंजीवादी सरकार चलेगी। इनको भगवान चाहिए, संविधान नहीं चाहिए। आप लोग मोदी काका को उन्हें दिखा देना और खड़गे काका को भी। खड़गे काका, मोदी काका, आपको तो बता देना होगा कि तुम्हारे देश को संविधान चाहिए या भगवान चाहिए। प्यारे बच्चों, आप लोग मन के सच्चे हो, बताइए देश को भगवान चाहिए कि संविधान चाहिए? कितने लोगों को संविधान चाहिए? हाथ उठाओ। देखो भैया, मेरी सरकार, खड़गे दादा और मोदी काका, ये 100% हाथ उठ गया कि हमारे देश को संविधान चाहिए। हाथ नीचे कीजिए। भगवान नहीं चाहिए ना? नहीं चाहिए। पूरे दुनिया में भगवान नहीं है। भगवान है कि नहीं किसे पूछेंगे? माँ से। अभी मोदी जी की माँ मर गई ना, अरे और कोई दादी माँ है?
जाके अपने अपने दादी माँ से, अपने अपने माँ से पूछो, माँ तू मेरे को जन्म दे रही थी, तेरे सिर पे भगवान था कि मेरा बाप था? बात सच्चाई है कि माता पिता की वजह से हमारा जन्म हुआ है, तो हमारे समाज में माता पिता का सेवा होना चाहिए कि नहीं? माता पिता का सेवा होना चाहिए कि नहीं? मोदी जी भी कहते हैं कि हम माता की भक्ति करते, तो भगवान कहां से घुस गया तेरे दिमाग में? माता पिता को सेवा करना, अगर तुम भगवान की बात करते हो तो अपने ही मां को गाली देते हो, लिख लो। दूसरा क्या है, कोई बच्चा बीमार होता है, कोई अस्पताल ले जाता है, मंदिर क्यों नहीं ले जाता है? अस्पताल में डॉक्टर होता है, नर्स होती है। आज बच्चों को एक अच्छा डॉक्टर बनने की जरूरत है, बच्चों को अच्छा नर्स बनने की जरूरत है, लेडी डॉक्टर बनने की जरूरत है। अस्पताल में भगवान नहीं होता है, दुनिया में कहीं भी भगवान नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं होता है। तीसरा, न्यायालय में भी भगवान नहीं होता है, न्यायालय में न्यायाधीश होता है और अधिवक्ता होता है। यहीं पे मैं भगत सिंह के फांसी का चर्चा करना चाहता हूँ। देश को आजाद करने में भगत सिंह ने फांसी को आलिंगन किया था। भगवान के पूजा करने से हमको आजादी नहीं मिला है। जब भगत सिंह का फांसी हो रहा था तो जेल का सुपरिटेंडेंट ने कहा, जो ईसाई था, बेटा मैं जानता हूं कि तू नास्तिक है, लेकिन अंतिम समय में तुम अपना फांसी के वक्त तुम भगवान का तो नाम ले ले। तो सुनिए भगत सिंह ने क्या कहा था, सुपरिटेंडेंट अगर इस धरती पे भगवान होता तो सजा तुमको मिला होता और मेरा फांसी का फंदा कट जाता। मैं पूरे न्यायालय को, पूरे दुनिया को चुनौती कर रहा हूं, भारत हमारा देश आजाद होगा भगत सिंह के फांसी में। पूरे दुनिया में भगवान नहीं है, नहीं है, नहीं है। प्यारे बच्चों, इसको चुनौती करना है। दुनिया में भगवान नहीं है, संविधान है। संविधान बचाओ, देश बचाओ। इन बच्चों को पढ़ाओ, पार्लियामेंट पहुंचाओ और पंचशील का कानून देश में लागू करो। इसके लिए आप लोगों को क्लास लगाया गया है, याद रखो। अदिन्ना दाना वीरमणि शिक्षा पदं समादयामि। राष्ट्रीय संपत्ति को मत लूटो, राष्ट्रीय संपत्ति को राष्ट्रीयकरण करो, प्राइवेटकरण खत्म करो और ईवीएम मशीन को हटा के बैलेट पेपर से सबको वोट देने का अधिकार दीजिए। ये दूसरा कानून देश में सख्ती से लागू होना चाहिए। तीसरा कानून क्या है? तीसरा आरक्षण क्या है? पाली में सुनो, कामेषु मिच्छाचारा वीरमणि शिक्षा पदं समादयामि। इसका मतलब होता है बहन बेटियों के, माँ दादी के आबरू को, इज्जत को तुम नीलाम मत करो। इज्जत को बचा के रखो, अस्मिता को सुरक्षित रखो। मैं चुनौती करता हूं, सनातन धर्म के नाम पे माँ बहन बेटियों को मंदिर में बुला के ब्रह्मलिंग की पूजा कराई जाती है, सांड की पूजा कराई जाती है, गायत्री मंत्र में योना चोद बोल के गाली दिया जाता है। और कौन? राम रहीम वो साधु बाबा लोग साक्ष्य है। राधा के रास रचाने में, कृष्ण के रास रचाने में इनको आजीवन करवास हुआ है। इस तरह के जितने धर्म के नाम पे बहन बेटियों को लूटने का जो परंपरा है, उसको खत्म करके बहन बेटियों के आबरू को सुरक्षित रखो। बहन बेटियों के आबरू को लूटने वाले को आजीवन करवास होना चाहिए। ये कानून हमारे देश में सख्ती से लागू करो। ये तीसरा आरक्षण हुआ। चौथा आरक्षण क्या है? ध्यान से सुनिए। चौथा आरक्षण है मूषावादा वीरमणि शिक्षा पदं समादयामि। इसका मतलब होता है झूठी भाषण मत दो, झूठी बकवास मत करो और सांप्रदायिक दंगा मत करो। बाबा साहब के सामने, गांधी जी के सामने सांप्रदायिक दंगा कितना हुआ था, लहू लुहान हुआ था। केवल हिंदू और मुसलमान के नाम पे, मंदिर और मस्जिद के नाम पे। बाबा साहब नहीं चाहते थे कि हमारे देश में कभी भी हिंदू मुसलमान भाई भाई लड़ जाए, सांप्रदायिक दंगा हो जाए, जात पात छुआछूत के नाम पे देश को बर्बाद किया जाए और बुद्ध के नाम पे, ईश्वर गाड के नाम पे जो है ना देश को बर्बाद किया जाए। इसके लिए बाबा साहब ने अंतिम समय में 22 प्रतिज्ञा दिया है। सही है ना? और 22 प्रतिज्ञा बाबा साहब को खत्म करने का एक बहुत बड़ा साजिश हो गया। कुछ यहाँ के ब्राह्मणी षड्यंत्र ने बाबा साहब को हमारे लड़का नहीं रहने दिया। उसका मूल कारण था कि बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा में जात पात छुआछूत ढोंग पखंड को खत्म कर चुका था। इसीलिए मैं सरकार से अपील करता हूँ कि बाबा साहब
जो है ना सिंबल ऑफ नॉलेज है, इनके द्वारा दिए गए 22 प्रतिज्ञा का कानून बनना चाहिए। ये चौथा सील होना चाहिए, चौथा आरक्षण होना चाहिए। इसको पाली में बोलते हैं मुसावादाबी रमणी शिक्षा पदं समादियामि। झूठी भाषण मत देना, गंदी बकवास मत करना, सांप्रदायिक दंगा मत करना, और बाबा साहब के भीम को 22 प्रतिज्ञा को कानून बना के सख्ती से लागू कर देना। ये चौथा आरक्षण। पांचवा आरक्षण क्या है, ध्यान से सुनिए। पांचवा आरक्षण कहता है सूरा मेरिया मज्जू पमाजू खाना वीरमणि शिक्षा पदं समाधि, यानी किसी भी प्रकार का नशा का सेवन मत करो, नशा ही नाश की जन्मी है। जब तक हमारे समाज के लोग नशा करेंगे हमारे समाज का नाश हो जाएगा। इसीलिए नशा का व्यापार करने वालों को आजीवन प्रवास करो और हर जगह नशा का दुकान बंद कर दो। लेकिन हमारी सरकार नशा का व्यापार करने में सबसे आगे है। आप लोग चाहेंगे तो नशा का व्यापार बंद हो सकता है, लेकिन हमारे समाज के लोग ही नशा करते हैं। ये नशा का व्यापार बंद होना चाहिए। यही 5 उंगली का 5 आरक्षण है। हमारी सरकार 5 आरक्षण को, बुद्ध के पंचशील के आरक्षण को अगर देश में सख्ती से लागू कर दे तो हमारा देश प्रबुद्ध भारत हो जाएगा। बाबा साहब का पूरा मिशन पूरा हो जाएगा। देश हमारा गरीब नहीं रहेगा, देश हमारा गरीब नहीं रहेगा जी, सबसे अमीर देश हो जाएगा। किस दिन जानते हैं? हमारे 1 रुपये का कीमत कितना होगा? 10 ग्राम चांदी। हमारे 1 रुपये का कीमत कितना होगा? 10 ग्राम चांदी। और आपके पास 5000 रुपए हैं तो कितना चांदी होगी है जी? हम कभी भी अमीर थे, आज भी अमीर है, लेकिन जानबूझ के हमको डकैती करके, चोरी करके हमारे देश को गरीब बनाया गया है। समझ में आ गया ना? हम सबसे अमीर कब होंगे? देश सोने की चिड़िया कब बनेगा? वो बाबा साहब का दिया गया ये पंचशील का शिक्षा को कानून बना देना होगा। हम चुनौती करते हैं, हम कभी गरीब नहीं थे, गरीब तो हमको बनाया गया है। हमारा कीमत क्या सच में 5 किलो चावल बनता है क्या मोदी जी? आप इसका इंसाफ कर देना। इसीलिए मैं ये क्लास लिया और इसको खड़गे दादा तक, पार्लियामेंट तक पहुंचा दीजिएगा। यही पंचशील का शिक्षा है जो सरकार को कानून के रूप में लागू करना चाहिए, इसको आरक्षित कर देना चाहिए। अब मैं बच्चों के सामने 1 उंगली का आर्टिकल पेश करता हूँ। 1 उंगली को देखो, उंगली के ताकत से आप लोग को सब कुछ मिलने वाला है। ध्यान से दोस्तों, के लिए गीत पेश करता हूँ, एक आर्टिकल पेश करता हूँ। बड़ा ही सुनने में आपको अच्छा लगेगा, पूरा ज्ञान से भरा हुआ है, ये कविता होगा। ध्यान से कोई समझने की जरूरत है। जय भीम अभिवादन, जय भीम अभिवादन, तुम सबको करते जाना, प्रातः जग कर तुम पढ़ना और पढ़ाना। बच्चों याद रखोगे या भूल जाओगे? बोलो याद रखोगे या भूल जाओगे? करना है तुमको जय भीम का सिपाही, संविधान के पथ का तुम्हें बनना है राही, शासन करता तुम समाज बनना। बोलो याद रखोगे या भूल जाओगे? बोलो याद रखोगे या भूल जाओगे? माता पिता से तेरा तन मिला है, धूल का फूल बनकर तुम खिला है, माता पिता का कर्ज है चुकाना, उनके कदमों में सर को झुकाना। बोलो याद रखोगे या भूल जाओगे? बोलो याद रखोगे या भूल जाओगे? करना है तुमको खुद का समीक्षा, संकट काल में होगी तेरी परीक्षा, संकट काल में तुम जरा न घबराना, वो जय भीम का शेर बनकर गुरगुराना। बोलो याद रखोगे या भूल जाओगे? बोलो याद रखोगे या भूल जाओगे? बाबा भीम का मिशन है अधूरा, बच्चों तुम्हें ही करना होगा पूरा, जय भीम का लाल तुम बन जाना, और 22 प्रतिज्ञा तुम लोग हरदम दोहराना। बोलो याद रखोगे या भूल जाओगे? बोलो प्यारे बच्चों, याद रखोगे या भूल जाओगे? बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरे इस आर्टिकल को आप याद रखें तो आपको शासनकर्ता जमात हम लोग आपके प्यार से आपके आशीर्वाद से अच्छी पढ़ाई करेंगे, पढ़ लिख कर हम लोग
जय भीम का औलाद बनेंगे हम लोग। जय भीम का वीर बनेंगे, गणपति का चूहा नहीं बनेंगे हम लोग। बाबा साहब के अधूरे मिशन को साकार करने के लिए बॉम्बे से बेंगलोर से अच्छी पढ़ाई करेंगे और दिल्ली इंडिया गेट पर पढ़ाई करेंगे। मेरे बाबा आपका मिशन अधूरा बच्चे मिलकर करेंगे पूरा। जैसा हम लोग बोध गया से आए हुए ऐसे जिलों के सामने सम्यक संकल्प लेते हैं। हमारे माता पिता, दादा दादी, समाज के बड़े बुजुर्ग लोग हमारे सहायक बनेंगे और साथ बनेंगे। प्यारे बच्चों, अपने संकल्प ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಬಂತೇಜಿಯವರು ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಬಂತೇಜಿಯವರು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಬಂತೇಜಿಯವರು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನಡುವಂಗ ಮಾತುಗಳು ಹೇಳಿದ್ರು. ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರು ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಘಟನೆ ಹೋರಾಟ ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಇದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಬುದ್ಧ ತತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅವರು ಧ್ಯೇಯ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಏನಿದ್ದು ಅನ್ನುವ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಅವರು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಶಿಕ್ಷಣವಂತರ ಆಗಬೇಕು. ಶಿಕ್ಷಣ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಲಿಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಬಟ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಬರಬೇಕು. ಆ ಥರ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಲಿಬೇಕು. ಸ್ಟಡಿ ಬದಲು ಒತ್ತು ಕೊಡಬೇಕು. ನೀವು 7ನೇ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ, 8ನೇ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಅಕ್ಷರ ಜ್ಞಾನ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಹೊಟ್ಟೆ ಆಯ್ಕು ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಆಯ್ಕು ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು. ನೀವು ಹೋದ್ರಿ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ ತಂದೆಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಕೇರ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ ತಂದೆಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರು ವಿಚಾರಿಸಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಗಳು ವಿಚಾರಿಸಲ್ಲ. ನೀವು ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ಒಳ್ಳೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀರಿ. ಶಾಲೆಗೆ ಏನು ಕಲಿತೀರಿ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆ ಥರ ನಿಮ್ಗೆ ಐಕೋಯ್ತಿ. ಅದು ಅವರು ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಕತ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಶಿಸ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಕಲೀರಿ, ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸದೃಢರಾಗ್ರಿ. ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಂತನೇ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸದೃಢ ಆಗೋದು. ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸದೃಢ ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ದಿನನಿತ್ಯ ಸ್ವನಿಕೆ ಬುದ್ಧಿ ತುಂಬ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗ್ತದ. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಮೂರ್ಖ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತಂದಂಗೆ ಅದ್ರ ಅರ್ಥ. ನೀವು 8ನೇ ತಗೋತೀರಿ, 7ನೇ ತಗೋತೀರಿ, 5ನೇ ತಗೋತೀರಿ, 6ನೇ ತಗೋತೀರಿ. ಸರಿಯಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಲಿಬೇಕಂತ ಅವ್ರ ಸಂದೇಶ. ಅದೇ ಥರ ಸತ್ಯವನ್ನೇ ಮಾತಾಡಬೇಕು, ಸತ್ಯವನ್ನೇ ಹೇಳಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಸಂದೇಶ. ಅದಕ್ಕೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇನು ಹೋಗ್ತಿರಲ್ಲ, ಟ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ನೀವು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಹೇಳಕ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಹೆಸರು ಹೇಳಕ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ದು ಭಾಷೆ ಯಾವುದಂತಂದು ಹೇಳಕ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಯಾವ ಥರ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಲಿತೀರಪ್ಪ? ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ ತಂದೆ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟಿ ಡೊನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಸಾಲಿ ಕಲಿಸ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಕಲಿಯಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿದೆಲ್ಲ? ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕಲಿಯೋಕ್ಕಾಗೋಲ್ಲ. ನೀವು ಏನಿದೆ ಹಿಂಗೆ ನೋಡು, ನಕ್ಕೋತು ಮಜಾಕ್ ಮಾಡೋದೈತಲ್ಲ, ಇದೇ ಸೀರಿಯಸ್ನೆಸ್ ಇರಬೇಕು. ಯಾವಾಗಲೂ ಸೀರಿಯಸ್ ಇರಬೇಕು. ತಿಳಿತಿಲ್ಲ, ಮಜಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದು. ತಾಯಿ ತಂದೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ರೊಕ್ಕ ಹಾಕ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾ? ವರ್ಷಿಗೆ ಎಷ್ಟು ನಿನ್ನ ಫೀಸ್? ವರ್ಷಿಗೆ ಎಷ್ಟು ನಿನ್ನ ಫೀಸ್? ನೀವು ಹೋಗ್ತೀರಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಹೋಗ್ತೀರಿ? ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೋಗ್ತೀರಿ? ಎಷ್ಟು ಅದು ವರ್ಷ ಫೀ? ಈಗ RT ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಫೀ ಕಟ್ಟಿರಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೀವು ಮನ್ಸಿಗೆ ನೀವು ಮನವಳಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ತಂದೆ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ದುಡ್ಡಾಗಿ ಕಲಿಸ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕಲಿಬೇಕು, ಶ್ರಮಪಟ್ಟು ಕಲಿಬೇಕು, ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಕಲಿಬೇಕು. ವಿದ್ಯೆ ಬದ್ದಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸಕ್ತಿ ಇರಬೇಕು. ಇದು ಆಟ ಆಡೋದು, ತಿರುಗಾಡೋದು, ಮಜಾಕ್ ಮಾಡೋದು ಇವೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ರಿ. ಅವ್ರು ಹೇಳೋದು ಅದೇ ಸಂದೇಶ ಭಾಳ ಚಂದ ಹೇಳಿದ್ರು ಮಂತೇಜಿಯವರು. ಒಂದೊಂದು ವಿಚಾರಗಳು ಹೆಂಗದ ನೋಡು. ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ ತಂದೆ ನೀವು ತರ ಮಂದಿ ಸರ್ ನಿಂದಿಸಿ ಕೇಳ್ಯಾರ? ನಿಮ್ಗೆ ಮನೆ ಕೇಳ್ಯಾರ? ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಹಿಂಗೆ ಇರ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಭಾಳ ಏನೋ ಕಂಡಾಬಿಟ್ಟು ಹುಷಾರಿರ್ತಿದ್ರಿ ನೀವು, ಒಳ್ಳೆ ವಿಚಾರದಾಗ ಇರ್ತಿದ್ರಿ ನೀವು. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಛಲ ಕೊಡ್ರಿ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಮರಾಠಿಗೆ ಅವರು ನೀವು ರ್ಯಾಂಕರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನಿಂತು ಮಾತಾಡಬೇಕು, ಶಾಲ್ಯಾಗ ಭಾಷಣ ಮಾಡಬೇಕು, ಓದಬೇಕು, ಬರೀಬೇಕು, ಶಿಕ್ಷಣವಂತರ ಆಗಬೇಕು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ. ನನಗೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ನೀ ಶಿಸ್ತು ಕಲಿಬೇಕು. ನೀ ಕಲಿತಾ ಓಣ್ಯಾಗ ಆ ಕಡೆ ತಿರುಗಾಡೋದಲ್ಲ, ನಿಮ್ದೇ ಆದ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಂಥದ್ದು ನೋಡಿ ಸಮಾಜ ಮಂದಿರ ಅದಾವ, ಲೈಟ್ ಅದ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತು.
ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಹಿಂದಿ ಒಳಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಸರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ತಿಳಿಯಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಿಮಗೆ ಭಾಷೆ ಅರ್ಥ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರು ಅವ್ರು ಹೇಳುವಂಥ ಭಾಷೆಗಳನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಹಿಂದಿ ಒಳಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರೆಲ್ಲ, ಅದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಒತ್ತು ಕೊಡ್ಬೇಕು. ನೀವು ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ನಸ್ಕಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಸ್ಟಡಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಹೋಗ್ರಿ, ದಿಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ರಿ, ಹೊರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ರಿ, ಇಂಜಿನಿಯರ್ ರೀ, IAS, KS, ಹ್ಯಾಂಡರಿ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮುಟ್ಟಬೇಕು. IC ಆಗಬೇಕು, DC ಆಗಬೇಕು, ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಆಗಬೇಕು. ಎಂತ ಹುದ್ದೆಗಳು ಬದಲ ನಮ್ಮ ಆಸಕ್ತಿ ಇರ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಗೋಲ್ಗಳು ಎತ್ತರ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇರಬೇಕು, ಕೆಳಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇರಬಾರ್ದು. ನಾಯಿಗಳು ಬಗಳಿರ್ತಾವ ಹಿಂದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಚಾರದಾಗ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಅಂಥ ವಿಚಾರದಾಗ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡೋದು. ಎತ್ತರ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇರ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಗೋಲ್ ಏನು ಯಾವಾಗಲೂ ಎತ್ತರ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇರ್ಬೇಕು ನಮ್ದು. ನಾವು ಹೊಡಿತೇನಂದ್ರೆ ಆ ಬಾಣ ಹಚ್ಚೋದು, ಹೊಡಿತೇನಂದ್ರೆ ಹೊಡೆದೇ ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಆ ಥರ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಇರಬೇಕು. ತಿಳಿತೇನು? ಜೀವನದಾಗ ಸಾಧ್ಯ ಮಾಡೋಂಥ ವಿಚಾರಗಳು ಇಟ್ಕೋರಿ. ತಾಯಿ ತಂದೆ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕಲಿಸ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ತಕ್ಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅವೇ ಇನ್ನೊಂದು 5 ಹತ್ತು ಬಿಟ್ಕೊಂಡ್ರು बैठो ना 2 मिनट बैठो। ಇನ್ನೊಂದು 5 हತ್ತು नहीं बोल सकते तो बैठो, नहीं बोल सकते तो बैठ के जाइए, सुन के जाइए कम। ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿ ಅವೇ ಅದಾಳ. 2nd ರ್ಯಾಂಕ್ ಕರ್ನಾಟಕನೇ 2nd ಅಲ್ಲವಿ ಸ್ಟೇಟಿ ಇದಕ್ಕ ಜಿಲ್ಲಾಕ ಚರ್ಚನೂರಿಗೆ 2nd ರ್ಯಾಂಕ್. ನೋಡಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ರಿ, ಹಂಗ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಓದಬೇಕು. MLA ಸನ್ಮಾನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೇಳಿಸಬೇಕು. अच्छा बात करते थोड़ा हम लास्ट में, ठीक है? ಹಿಂಗ ಕಷ್ಟಪಡ್ರಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳೋದು ಸರ್ ಅದೇ, ನೀವು ಟೀಮ್ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡೋದು ತಿರುಗಾಡೋದು ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ. ಸರಿಯಾಗಿ ಮನ್ಯಾಗ ಕೂತು ಕೊಟ್ಟಂತ ಸರ್ಕಾರ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಭಾಳ ಅದಾವ. ನಮಗ ಪೆನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಆಳಿಗೆ ನಮ್ ಪೆನ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಈಗ ಪೆನ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಮೈಮೇಕ್ ಡ್ರೆಸ್, ಕಾಲ ಬೂಟ, ಟಾಯಿ, ಸೂಟ, ಬೂಟ ಎಲ್ಲ ಕೊಡಕತ್ತ ಸರ್ಕಾರ. ನಿಮ್ ಕಲಿಯಾಕ ಏನಾಗೈತಪ್ಪ ಹೇಳ್ರಿ? ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಕ್ ಏನಾಗೈತಿ ನಿಮ್ಗೆ? ಮತ್ತೆ ಟ್ಯೂಷನ್ ಕೂತ್ರಿ, ಎಷ್ಟೋ ಟ್ಯೂಷನ್ ಕೂತಿರ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮ್ಯಾಗ ಇದ್ರ ಜೊತೆಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ತಾಯಿ ತಂದೆಗಳು ಅಣ್ಣಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಏನು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಆಳಿಗೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನ್ ಕಲ್ತಿಯಪ್ಪ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತರ್ಕಿನ ಜ್ಞಾನ, ಅರಿವಿನ ಜ್ಞಾನ ಬಡಿತದ. ಅವ್ರಿಗೆ ಹಿಂದೆಲೆ ಹೋಗ್ತಾರ. ನಾವು ಏನೂ ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ, ಪಾಠಿನ ಮುಚ್ಚಿಡೋದು, ಆಟ ಆಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಡೋದು ಹೊರಗೆ. ತಾಯಿ ತಂದೆ ಮಾತು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಆರಾಮ್ ಊಟ ಮಾಡೋದು, ತಿರುಗಾಡೋದು. ಎಲ್ಲ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ರಿ. ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟು ಕಲಿಯೋದು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ರಿ. ಮುಂದೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ ಸರ್, ಎಲ್ಲ ಭಾಳ ಚಂದ ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ರ. ಇದ್ರ ಬದಲು ತಿಳ್ಕೊರಿ. ಬಂತೇಜ್ ನೋಡೋರು ಎಷ್ಟು ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅದಾರ ಅನ್ನೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ತೈತಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶಬ್ದಿಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು. ಅದನ್ನು ನೀವು ಕಲೀರಿ, ಆಸಕ್ತಿ ವಹಿಸ್ರಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕಲಿತಿರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಕಲಿಬೇಕು. ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ನನಗೆ ಹೇಳ್ರಿ, ನಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ನಾಳೆಗೆ ಬಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ओके सर, ठीक है, बहुत बहुत सर। ಇವರೆಲ್ಲ ನೋಡೋಣ, ನನಗೆ ಏನು ಹೇಳೋಕೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗಲ್ಲ. ಏನ್ರಿ ಹೇಳ್ತಾರ ನಾ ಅಂತಂದಿದ್ದು, ಅಂದರೂ ಓದ್ಬೇಕು ಇವರು. ಇನ್ನು ಇವರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರು ಕಲ್ತರಿದ್ರೆ ಚಂದ ಮತ್ತು ನೋಡಿ ಇವರು 1 to 100 ಏನು ಇದು पहले तथागत गौतम बुद्ध और बाबा साहेब जी को प्रणाम करते हुए, और आज हमारे अम्बेडकर नगर को आए हुए हमारे धम्म प्रचारक बंते जी को नमन करता हूँ। साधुवाद सर। और ಇದೀಗ ತಾನೇ ಕನ್ನಡದೊಳಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದರು. ಅವರೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಏನದ, ಶಿಕ್ಷಣದ ಮಹತ್ವ ಏನು, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಮಹತ್ವ ಏನು, ಸಂವಿಧಾನದ ಮಹತ್ವ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಚಿಕ್ಕ हिंदी आया तो सर बोलिए। पहले 2 शब्द हाँ 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 वही बोल रहे हैं। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल। ನಮ್ಮದು ಶಿಕ್ಷಣ ಎಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿ ಅದ, ಎಷ್ಟು ಸೊಟ್ಟ ಅದ, ನಾವು ಎಷ್ಟು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಕೆಂದಿದ್ದೀವಿ. ಮುಂದೆ ಅವ್ರು ಹೇಳೋ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದೊಳಗೆ ನಾವು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ DC, AC, ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇಸಿಕ್ ಏನು ಕಲಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು. बंटी जी, आज मुझे एक तरफ से ज्ञानोदय हो गया। आपने तो हमें आईना दिखा दे, हम बड़े लोगों को किस तरह हमारे बच्चे किस स्तर पर है, उनका शिक्षण और उनका बौद्धिक स्तर कितना है, इनको हमें अपना आपने आईना दिखा दिया। आपने तो आपको मैं तहे दिल से मेरी
अम्बेडकर नगर के सभी युवकों की तरफ से, बच्चों की तरफ से, हमारे समाज की तरफ से आपको मैं प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि आपने पहले तो आपको मैं नमन करना चाहता हूँ बार बार, क्योंकि आपका आयु तो 71 साल हो गए। इतने बुजुर्ग होने के बाद भी आपने तो हमें सबको एक आदर्श, एक मॉडल है आप। लेकिन दम के प्रति, समाज के प्रति जागरूक करने के लिए आपने तो देश भर घूम रहे हैं, हर राज्य, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, दिल्ली, सभी तरफ आप घूमकर हमारे समाज को जागरूक करने के काम कर रहे हैं। बहुत बड़ा काम है। उनकी शिक्षा, उनकी राजनीति, उनकी सामाजिक स्तर, आर्थिक स्तर और उनके बौद्धिक स्तर को बढ़ाने का, उनको जागरूक करने का काम कर रहे हैं। और उसके साथ साथ बाबा साहेब और रमाबाई, उनका संघर्ष कितना बड़ा था, हमारा कर्तव्य क्या होना चाहिए, ये समझा रहे आप। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आपने पहले प्रारंभ में आपने कहा था कि एक गाने के माध्यम से बाबा साहब का संपूर्ण संघर्षमय जीवन का, चरित्र का, उनका साधन और उनका अचीवमेंट क्या था और उनका वो संविधान रचना सब 5 मिनट के एक गाने में आपने समझा दिया हम लोगों को। और बाद में आपने 5 वो तत्व जो है, उस 5 तत्व से हमारा देश क्या मनुवादियों के हाथ में जाकर कितनी गहरी चोट और हमारे भविष्य अंधकार में है। अरे बैठो ना 2 मिनट सुनो कितना अच्छी बात। अपना बच्चे लोगों को किस तरह तैयार करना है, इस देश को बचाना है, संविधान को बचाना है और मोदी जी को उस कुर्सी से उखाड़ फेंकना है। और वहाँ पर दम की और संविधान के मानने वाले लोगों को और SC ST OBC लोगों को ऊपर उठाने वाले बाबा साहेब और बुद्ध के तत्वों को इस देश में लागू करने वाले एक महान नायक को वहाँ पर बिठाना, वो एक बहुत बड़ा टारगेट है, बहुत बड़ा काम है और बहुत बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा हम लोगों को। आपने अपना प्रवचन में संपूर्ण 1-2 दिन भी लग जाता है, लेकिन आपने आधा घंटा 1 घंटे में वो एक बहुत बड़ी सीरियस बात, बहुत बड़ा गहरी बातों को आप हमारे दिल पर छा गए हैं। और वो बंती जी की हमारे लोगों के IQ को टेस्ट किया, किस तरह हमारे बच्चों लोगों का बेसिक इतना गिरा हुआ है। हमारा माँ बाप का कर्तव्य क्या है, उसने आपने हमको जगा दिया कि माँ बाप का कर्तव्य ये शिक्षण शाला कोठड़ी में क्या उन्होंने सीख कर आते हैं, तो स्कूल में क्या सीख कर आते हैं, उससे ज्यादा हमें अपना घर में उनको सिखाना है। और ये बच्चों को एक बहुत बड़ा गलती है कि वो खेल कूद में और दूसरे कार्य में उनका ज्यादा समय लेते थे। इसलिए हमें ट्यूशन को जाना और घर में माँ बाप होकर हम अपने बच्चों को हर दिन 2 घंटे उनकी IQ क्या है, वो किस तरह सीख रहे हो, उनका बौद्धिक स्तर क्या हो रहा है, वो हमें सीखना है। और लास्ट में मैं यही कहना चाहता हूँ, आपने बहुत कुछ अपने वाणी में हमें सिखाया, बच्चों के बारे में, देश के बारे में, संविधान के बारे में, धर्म के बारे में और व्यक्तित्व के बारे में। और हमारे युवा लोग जो बड़े होकर जो कई गलतियां कर रहे हैं, वो अब पीने का, वो खेल कूदने का और अपने जीवन को बर्बाद करके, अपने भविष्य को बर्बाद करके बाबा साहेब की वो मिशन को हम फेल कर रहे हैं। हमें यहाँ पर नहीं, कर्नाटक में नहीं, दिल्ली तक जाने के लिए तो बहुत बड़े संघर्ष करना होगा, सीखना होगा इंग्लिश, हिंदी और जनरल नॉलेज। इंटरनेशनल लेवल तक जो विज्ञान, बंदी जी ने वो बात कही कि वैज्ञानिक स्तर पर भी हम कितने आगे बढ़ सकते हैं, वो सीखने के बाद कितने भी खोज कर सकते हैं। और लास्ट में मैं एक बात अपने बारे में कहना चाहता हूँ कि इस शिक्षा और एजुकेशन के लिए मेरे बच्चे अभी भी दूसरी क्लास में मेरी बच्ची है और LKG में एक बच्चा है। उनके शिक्षा के लिए मैं यहाँ से अपना स्थान को बीजापुर को शिफ्ट किया हूँ।
उनको बड़े स्कूल में एडमिशन किया हूँ। मेरा एक गोल है, मेरा एक मोटिव है, मेरा एक क्या बोलते हैं उसको, एम है। मैं अपने बच्चों को, मैं जो बन नहीं सका, मैं वो कर नहीं सका, मेरे माँ बाप ने मुझे नहीं वो शक्ति नहीं दी है, और तो खुद की भी गलती होगी, खुद की गलती है बहुत, और इस परिसर का, इस वातावरण का भी गलती है, होता है। लेकिन मेरे बच्चों जो वहाँ पर है, अब 10-15 साल के बाद वो एक बड़े स्तर का अधिकारी बने और एक बहुत बड़े शिक्षक बने, डीसी बने, कलेक्टर बने और एक वैज्ञानिक बने। उनको बनाकर एक डॉक्टर, एमबीबीएस डॉक्टर, आईएएस ऑफिसर बनाकर ही मैं गांव को लौटूंगा। ये शपथ करके मैं यहाँ से मेरे कुटुंब को, मेरे परिवार को, मैं वहाँ पर संकल्प करके मैं वहाँ पर अपने घर को शिफ्ट किया हूँ। कुछ काम हो तो गांव को आता हूँ, काम निपटाता हूँ, फिर गांव को विजयपुर डिस्ट्रिक्ट वहाँ पर जाता हूँ। मेरे बच्चों को रोज 1-2 घंटा उनके साथ बिताता हूँ और उनको एक नहीं 2 ट्यूशन लगाता हूँ और रोज उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा उनकी तरफ मैं गमन करता हूँ। इसीलिए आपको तो हमारे नगर अम्बेडकर नगर का है और यहाँ पर इस लोग बच्चों के और हमारे युवा को मार्गदर्शन किया, बहुत बड़ी और गहरी, और ये बाबा साहेब की हिस्ट्री को और देश की हिस्ट्री को और आगे की भविष्य क्या होना चाहिए, हम सबका कर्तव्य क्या है बच्चों के प्रति और देश के प्रति, दम के प्रति हम किस तरह काम करना चाहिए, हमारा दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए, हमारा संकल्प किस तरह होना चाहिए, आपने बहुत गहरी तरह से बताई। इसके लिए मैं और 10 बार नहीं 100 बार 1000 बार आपको प्रणाम करके मेरे वाणी को विराम देता हूँ। साधु साधु साधु, बहुत बैठिए सर, वेलकम।